क्या होगा जब दो कैंसर के पेशेंट्स करेंगे अपनी विश लिस्ट को पूरा? क्या इन दोनों की विशेस पूरी हो पाएगी? वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 2007 की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म की बात करेंगे जिसका नाम है बकेट लिस्ट। इस फिल्म में दो कैंसर पेशेंट्स की कहानी दिखाई गई है जो मरने से पहले अपनी बकेट लिस्ट पूरी करने के लिए वर्ल्ड टूर पर जाता है। यह फिल्म काफी एंटरटेनिंग, इमोशनल और एडवेंचरस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फिल्म की शुरुआत में एक मिस्टीरियस आदमी हिमालय पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हमें पता चलता है कि एडवर्ड कोल की मृत्यु मई में रविवार की दोपहर को हुई थी, लेकिन उसने अपने आखिरी दिनों के दौरान एक ऐसी जिंदगी जी जो ज्यादातर इंसान अपनी पूरी लाइफ के दौरान नहीं जी पाते। और यह सब इस तरह से शुरू हुआ। कार्टर चेम्बर्स एक ऑटो रिपेयर शॉप पर काम करने वाला मैकेनिक है जहां उसका कोवर्कर हमेशा उससे अलग अलग विषयों पर सवाल पूछता रहता है और उसकी नॉलेज का टेस्ट लेता रहता है। और कार्टर को यह गेम बहुत पसंद है, लेकिन जब उसे एक कॉल आता है और उसे एक बैड न्यूज मिलती है तब उसका मूड अचानक बिगड़ जाता है। इस बीच मिलियनेयर बिजनेसमैन एडवर्ड पेरिमन कोल सुनवाई के बीच अपने वकील को दुनिया की सबसे महंगी कॉफी कोपी लुवक में से एक कप पीने के लिए कह रहा है और तब जज उसे ऐसा न करने और अपनी ऑफर बताने के लिए कहते हैं। कोल की कंपनी इस हॉस्पिटल का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है क्योंकि यह सक्षम नहीं है, और जब उन पर ओवर पॉपुलेशन का आरोप लगाया जाता है तो कोल बताता है कि वो एक हॉस्पिटल चलाता है, स्पा नहीं, और एक कमरे में सिर्फ 2 ही पेशेंट्स लिए जाते हैं और इसमें कभी कोई एक्सेप्शंस नहीं किए गए। वो एक स्पीच देने जाता है जिससे उनके मन को बदलने की कोशिश कर सके, लेकिन जब वो बोलना शुरू करता है तो उसे खून की खांसी होती है। कुछ समय बाद उसका असिस्टेंट थॉमस फूल और एक स्पेशल कॉफी मशीन लेकर हॉस्पिटल के कमरे में आता है जहां वो एडवर्ड कार्टर के साथ रूम शेयर करेगा। हालांकि जब एडवर्ड आता है तो वो यह जानकर खुश नहीं होता कि उसके साथ एक रूममेट होगा और वो अपने लिए एक अलग कमरे की मांग करता है। और तब थॉमस उसे बताता है कि उसे ये सहना होगा क्योंकि उसने सालों से अपनी हॉस्पिटल में एक रूम में 2 बेड की पॉलिसी को डिफेंड किया है, इसलिए ये ठीक नहीं होगा कि वही अपनी पॉलिसी का पालन न करे। अगली सुबह कार्टर का ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन कैंसर इतना फैल चुका है कि डॉक्टर उसे बचाने का केवल 5% ही चांस बताते हैं। कुछ समय बाद कार्टर की पत्नी वर्जीनिया चेम्बर्स, जो एक नर्स हुआ करती थी, वो कार्टर से कहती है कि कितनी बुरी बात है कि एडवर्ड से मिलने कोई आया जो सर्जरी के बाद से सो रहा है। अपने पति के साथ कुछ समय बिताने के बाद वो चली जाती है और तभी एडवर्ड बोलता है कि वो केवल सोने का नाटक कर रहा था और कहता है कि ज्यादातर पेशेंट्स अपनी बीमारी से ज्यादा विजिटर्स की वजह से मरते हैं। अगले दिन एक डॉक्टर एडवर्ड की जांच करता है और उससे कहता है कि वे जल्द ही कीमो शुरू करेंगे, लेकिन वो कार्टर की जांच नहीं करता है और उसे उसके डॉक्टर का वेट करने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद दोनों बातचीत करना शुरू करते हैं और कार्टर बताता है कि उसे एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट पर रखा गया है और इसलिए कभी उसे बुलाया जाता है, कभी जाने को कहा जाता है। वो दोनों अलग अलग विषयों पर बात करते हैं, जैसे कार्टर का कीमो के दौरान डरावना अनुभव और कॉफी की हिस्ट्री, और इससे उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। बाद में रात को थॉमस एक महंगे रेस्टोरेंट से एडवर्ड के लिए टेस्टी डिनर लाता है और वो उसे खुशी खुशी खाता है, लेकिन कार्टर उसे वार्निंग देता है कि यह उसके लिए सही नहीं क्योंकि उसने आज ही कीमो शुरू किया है, लेकिन वो उसे अनदेखा कर देता है और जैसा कार्टर ने कहा वैसा ही होता है और एडवर्ड ने जो खाया वो सब निकाल दिया। दिन बीतते हैं और एडवर्ड को इस बात का पता चलता है कि कीमो की वजह से उसकी बॉडी कितनी वीक हो गई है। एक दोपहर जब कार्टर का एक बेटा उससे मिलने जाता है तो उसे दोनों परिवार के बारे में बात करने का मौका मिलता है। कार्टर के 3 बच्चे हैं जिनसे वो प्यार करता है, लेकिन अभी उसकी पत्नी के साथ चीजें थोड़ी स्ट्रेसफुल हैं क्योंकि उसे लगता है कि वो अपना ख्याल नहीं रख रहा है। वो हिस्ट्री प्रोफेसर बनना चाहता था और इसके लिए उसने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था, लेकिन जब वर्जीनिया प्रेग्नेंट हुई तो उसे अपनी फैमिली के लिए जॉब ढूंढना शुरू करना पड़ा। दूसरी ओर एडवर्ड की 4 बार शादी हो चुकी है और उनमें से कोई भी लंबे समय तक नहीं चली। उसने 16 साल की उम्र से ही पैसा कमाना शुरू कर दिया था और काम ही उसका अब तक का सबसे सफल रिश्ता है। दिन बीतते जाते हैं और दोनों कीमो के साइड इफेक्ट से गुजरने में एक दूसरे की मदद करते हैं। वे एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं और फिलोसॉफिकल डिस्कशंस भी करते हैं और कार्ड्स भी खेलते हैं। एक शाम जबकि कार्टर कुछ लिख रहा था जिसके बारे में वो एडवर्ड को नहीं बताना चाहता, तब डॉक्टर आता है और एडवर्ड को बताता है कि उसके पास जीने के लिए केवल 6 महीने बचे हैं। इस खबर ने उसे उदास कर दिया, लेकिन वो इसके बारे में बात करने के बजाय डॉक्टर को कार्टर की फाइल को भी देखने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो बहुत लंबे समय से वेट कर रहा है। डॉक्टर ऐसा करता है और कार्टर एडवर्ड को कंफर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एडवर्ड केवल अपने विचारों में खोया हुआ ओर हो जाता है।
कार्टर बताता है कि 96% लोगों को अपनी मृत्यु के एग्जैक्ट दिन के बारे में नहीं पता होता है, जबकि वो उन 4% लोगों में है जिन्हें इस बात का पता है। और तब डॉक्टर उसे बताता है कि उसके पास भी अधिक से अधिक 1 वर्ष जीने के लिए है, और अब वो इसके ऑपोजिट सोचता है और इस बात से अपसेट हो जाता है। वो जो बकेट लिस्ट बना रहा था उसे फेंक देता है। दोनों ही एक दूसरे से नजर मिलाते हैं और समय बिताने के लिए केवल कार्ड्स खेलने के बारे में सोचते हैं। अगली सुबह जब थॉमस एडवर्ड से मिलने आता है और उससे कहा जाता है कि उसे अपने बॉस की मौत इस तरह से हैंडल करनी है जैसे उसकी खुद की हो, एडवर्ड को कार्टर की बकेट लिस्ट फर्श पर मिलती है और वो उसे टीज करता है कि उसने अपनी लिस्ट में सिंपल चीजें जैसे कि जब तक आंखों से आंसू न निकल जाए तब तक हंसना और कुछ मैजेस्टिक देखना शामिल किया है। तब कार्टर बताता है कि वो हिमालय में कुछ मैजेस्टिक देखना चाहता है और एडवर्ड अपनी खुद की चीजों को भी लिस्ट में ऐड करना शुरू कर देता है, जैसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को किस करना और टैटू बनवाना। फिर कार्टर से कहता है कि उन्हें ये सब कुछ करना चाहिए, उन्हें उनकी विश लिस्ट को फॉलो करना चाहिए और एक धमाके के साथ सभी जगह जाना चाहिए, और इसके लिए पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो सभी चीजों के लिए पेमेंट कर सकता है। लेकिन कार्टर को अभी भी लगता है कि ये एक रिडिक्यूलस आइडिया है, और तब एडवर्ड उसे कहता है कि यहाँ से नॉर्मल लाइफ में लौटना मतलब उनके आसपास के लोगों को झेलना जो उनके लिए दुख जताएंगे और सिंपैथी दिखाएंगे। और यह सुनकर कार्टर विश लिस्ट पूरी करने के लिए मान जाता है। उसके बाद वर्जीनिया उससे मिलने आती है। जब वो सुनती है कि उसकी हालत ठीक नहीं है तो वो दुखी हो जाती है। वो सेकंड ओपिनियन लेना चाहती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जब कार्टर उससे कहता है कि वो और ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता और एडवर्ड के साथ कुछ समय के लिए दूर जा रहा है तो वो गुस्सा हो जाती है। दोनों इस पर आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के चिल्लाने के बावजूद कार्टर अपना फैसला नहीं बदलता है और वर्जीनिया एडवर्ड को हेट करते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एडवर्ड और कार्टर अपने नए एडवेंचर्स की शुरुआत करते हैं और थॉमस उनके साथ मदद के लिए आता है। और तभी कार्टर को पता चलता है कि उसका असली नाम मैथ्यू है, लेकिन एडवर्ड को ऐसे बाइबलिकल नाम पसंद नहीं है, इसलिए वो उसे थॉमस बुलाता है। सबसे पहले वे स्काई डाइविंग करते हैं, जो कार्टर को काफी डरावना लगता है क्योंकि वो पहले कभी भी प्लेन पर नहीं गया है। इसके बाद वे एक टैटू पार्लर जाते हैं, लेकिन केवल एडवर्ड ही टैटू बनवाता है क्योंकि कार्टर इस बात से परेशान है कि उसकी पत्नी क्या कहेगी, और वो यह भी कन्फेस करता है कि वो आज तक किसी और वुमन के साथ नहीं रहा। एडवर्ड सोचता है कि उन्हें यह बात भी विश लिस्ट में ऐड करनी चाहिए, लेकिन कार्टर मना कर देता है। इसके बाद कार्टर को एक विंटेज शेल्बी मस्टैंग चलाने का अपना सपना पूरा करने का मौका मिलता है। एडवर्ड उसे चैलेंज करता है, लेकिन कार्टर उसे आसानी से हरा देता है। जब वे कैलिफोर्निया स्पीडवे पर रेस लगाते हैं, फिर वे एडवर्ड के प्लेन नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ाते हैं और अपनी फ्लाइट एंजॉय करते हैं। फिर वो दोनों भगवान के अस्तित्व पर चर्चा करना शुरू करते हैं। कार्टर एक बिलीवर है जो भगवान में विश्वास रखता है, लेकिन एडवर्ड नहीं मानता क्योंकि वो विश्वास क्या है उसको ही आज तक नहीं समझ सका है। उनकी अगली डेस्टिनेशन फ्रांस है, जहां वे मेडिवल कैसल में एक एक्सक्लूसिव शेवराडोर होटल में डिनर करते हैं। एडवर्ड अक्सर स्पेशल वुमन के साथ यहाँ आया करता था और ये बात वो गलती से जोर से कहता है, और फिर कार्टर को बताता है कि उसकी एक बेटी एमिली है जिसे उसने सालों से नहीं देखा है। कार्टर ने उससे बात करना बकेट लिस्ट में ऐड करने का फैसला किया, लेकिन इससे एडवर्ड गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यह एक टेरिबल आइडिया है। हालांकि अचानक कार्टर कमरे से बाहर जाता है और एडवर्ड अपने रूड बर्ताव के लिए उससे माफी मांगने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन वो कार्टर को उसकी शर्ट पर खून के साथ बाथरूम में देखता है, जिससे यह पता चलता है कि उसका कैथेटर ढीला हो गया है। लेकिन वो उसे खुद ही ठीक करता है और हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है, इसलिए वे अपने होटल के कमरे में लौट आते हैं। जब कार्टर नहाने जाता है तब एडवर्ड को वर्जीनिया से फोन आता है, जो अपने पति को वापस भेजने के लिए उससे मांग करती है। वो एक नर्स है, इसलिए वो अपने पति की कभी भी होने वाली मौत के लिए तैयार है, लेकिन जब तक वो जीवित है वो उसे खोना नहीं चाहती। गिल्टी महसूस करते हुए और स्पेशली कैथेटर की घटना के बाद एडवर्ड कैथेटर से बात करने जाता है और उससे कहता है कि उन्हें अब वापस लौट जाना चाहिए। कार्टर ने तुरंत अनुमान लगाया कि उसके दोस्त ने वर्जीनिया से बात की और वो उससे कहता है कि वो यह सब इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि एडवर्ड ने उस पर प्रेशर डाला, लेकिन जब उसका छोटा बेटा उसे छोड़कर चला गया तब से उसकी जिंदगी में खालीपन आ गया और अब वो फिर से जीना चाहता है। और फिर उनका वर्ल्ड टूर जारी रखता है। वे टांजानिया में एक लायन सफारी पर जाते हैं और कार्टर एडवर्ड को किसी भी जानवर को नहीं मारने के लिए मना लेता है। हालांकि एडवर्ड अभी भी अपनी गन से सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए हवा में गोली चलाता है। इसके बाद वे पिरामिड्स देखने जाते हैं, जिसे कार्टर अभी भी मैजेस्टिक नहीं मानता है। वो एडवर्ड को मृत्यु के बारे में इजिप्शियन के बिलीव्स के बारे में बताता है
और उन प्रश्नों के बारे में बताता है जो इजिप्शियंस मानते हैं कि भगवान पूछते हैं जब आप स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचते हैं, यह डिसाइड करने के लिए कि क्या आप अंदर जा सकते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या आपने अपने जीवन में आनंद पाया है, जिसके लिए एडवर्ड का जवाब हाँ है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या आपके जीवन ने दूसरों के लिए खुशी लाई है, जिसके बारे में एडवर्ड शो नहीं है। और तब वो कार्टर को उसकी और एमिली की कहानी बताने का फैसला करता है कि कैसे वो एक दूसरे से दूर हो गए। डिवोर्स के बाद एमिली उसकी माँ के साथ चली गई और इसलिए वे केवल छुट्टियों के दौरान ही एक दूसरे को मिलते थे या कभी फ़ोन पर बात करते थे। कॉलेज जाने के बाद उसने एक ऐसे लड़के को डेट करना शुरू कर दिया जिसे एडवर्ड पसंद नहीं करता था, इसलिए वो उनकी शादी के खिलाफ था और उसने एमिली को मना कर दिया और इसलिए एमिली ने अपने पिता को शादी में इनवाइट नहीं किया। हालांकि कुछ महीने बाद एमिली ने उससे यह कहा कि उसके पति ने उसे मारा था और इसलिए एडवर्ड उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन एमिली ने उसे ऐसा नहीं करने दिया क्योंकि उसे ट्रॉमा पहुंचा था जिससे वो अपने पति का बचाव कर रही थी और कहती है कि इसमें उसकी गलती नहीं थी और उसी ने लड़ाई शुरू की थी। जब ऐसा दोबारा हुआ तो एमिली अपने पिता के पास नहीं गई और एडवर्ड को इसके बारे में उसकी एक्स वाइफ ने बताया था, इसलिए उसने वही किया जो कोई भी पिता करेगा। उसने एक ठग को काम पर रखा जिसने एमिली के पति को धमकी दी और उसे छोड़ने के लिए कहा और इससे एमिली गुस्सा हो गई और उसने एडवर्ड से कहा कि वो उसके लिए मर चुका है। लेकिन एडवर्ड को इस बात का पछतावा नहीं है और कोई फिर से एमिली के साथ ऐसा करता है तो वो फिर से यही करेगा, भले ही फिर उसे भगवान स्वर्ग में न आने दे। इसके बाद वे इंडिया जाते हैं और ताजमहल देखते हैं, जहां वे अपने फ्यूनरल के ऑप्शंस पर बात करते हैं। एडवर्ड अभी भी शो नहीं है कि वो अपने लिए क्या चाहता है, लेकिन कार्टर ने पहले से ही सोच लिया है कि वो फ्यूनरल करना चाहता है और वो चाहता है कि उसकी एशेस को एक कैन में डालकर एक अच्छे व्यू में दफनाया जाना चाहिए। बाद में वे चीन की ग्रेट वॉल पर मोटरसाइकिल की सवारी करते हैं, फिर माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं, जहां थॉमस उन्हें बुरी खबर देता है कि उन्हें यहां पर सर्दियों के दौरान नहीं आना चाहिए था क्योंकि पहाड़ों पर तूफान चल रहे हैं जो स्प्रिंग तक नहीं रुकेंगे, इसलिए वे प्लान के अनुसार क्लाइंबिंग नहीं कर सकते। चूंकि कार्टर को अपने प्यारे माउंटेन देखने को नहीं मिलता, एडवर्ड को लगता है कि यह उनके रुकने का साइन हो सकता है, लेकिन कार्टर इससे गुस्सा हो जाता है और आगे जाने की मांग करता है। उनकी अगली डेस्टिनेशन हांगकांग है, जहां कार्टर एक बार एक लड़की से मिलता है जिससे वो तुरंत बातचीत करने लगता है और वे ट्रैकिंग के बारे में बात करते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस को पोएटिक वे में बताती है जो कार्टर को काफी इम्प्रेस करता है। लेकिन जब वो उसे अपने कमरे में आने के लिए कहती है तब वो उसे मना कर देता है और अपने कमरे में लौटता है और फिर एडवर्ड पर उस लड़की को उसके लिए पैसे देकर बुलाने के लिए चिल्लाता है और फिर उसे बताता है कि उसकी बकेट लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब उसे घर जाना है। जब वे यूएसए पहुंचते हैं तो थॉमस उन्हें घर नहीं ले जाता है, वो एक सीक्रेट प्लान को फॉलो कर रहा है जिसे कार्टर ने बनाया और उन्हें एमिली के घर ले जाता है। इससे एडवर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो कार्टर को बताता है कि उसे उसकी लाइफ के साथ इस तरह से खेलने का कोई हक नहीं है। तब एडवर्ड ये नहीं देखता कि उसने भी कार्टर के लिए उस लड़की को बार में बुलाया था। एडवर्ड का कहना है कि ये ट्रिप लाइफ चेंजिंग नहीं थी और वो अकेले मरने से नहीं डरता है, इसलिए वो उस बकेट लिस्ट को फाड़ देता है और अपनी कार में बैठता है और फिर वहाँ से चला जाता है और इसलिए थॉमस और कार्टर को कैब लेनी पड़ती है। एडवर्ड अपने अपार्टमेंट में वापस जाता है जहाँ वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसकी कॉफी खत्म हो गई है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो अकेला है। 2 एस्कॉर्ट्स के वहाँ पर होने के बजाय वो उनसे बात नहीं करता या एंजॉय नहीं करता है, वो फिर रोने लगता है। इस बीच कार्टर घर लौटता है, लेकिन इस बार वो अपनी चाबी का इस्तेमाल करने के बजाय डोरबेल बजाता है और वर्जीनिया को यह तय करने देता है कि उसे अंदर आने दिया जाए या नहीं। वो उसका वापस वेलकम करती है और पूरी फैमिली पहली बार एक साथ डिनर करती है। डिनर करने के बाद कार्टर और वर्जीनिया अपने कमरे में जाने से पहले एक साथ डांस करते हैं और फिर थोड़ा वक्त बिताने के लिए अपने कमरे में जाते हैं। हालांकि जब वर्जीनिया बाथरूम में तैयार होती है तब कार्टर बेहोश होकर गिर जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अगली सुबह एडवर्ड अपनी कई बिजनेस मीटिंग्स में से एक में है, लेकिन वो वहाँ ध्यान नहीं दे पा रहा है और जब थॉमस उसे हॉस्पिटल से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल के बारे में बताने के लिए आता है तब एडवर्ड बिना किसी हेजिटेशन के अपनी मीटिंग छोड़ कार्टर से मिलने जाता है, जो अभी भी सो रहा है। डॉक्टर उसे बताता है कि कार्टर के ब्रेन में कैंसर फैल गया है और उसकी हालत बहुत खराब है। फिर जब वो वर्जीनिया से बात करने जाता है तब वो उसे एक लेटर देती है जो उसके लिए कार्टर ने लिखा है। फिर कार्टर जाग जाता है और दोनों दोस्त मजाक मस्ती करते हैं जैसे कि उनकी लड़ाई कभी हुई ही नहीं थी। कुछ घंटे बाद जब कार्टर सर्जरी के लिए जाने का इंतजार करता है तब एडवर्ड उसे एक आर्टिकल पढ़कर सुनता है जो बताता है कि कोपी लुवाक इतनी खास कॉफी क्यों है।
क्योंकि उसे काटे जाने से पहले एक जंगली बिल्ली को उसके सीड्स खिलाए और डेफिकेटेड किए जाते हैं। यह सुनकर दोनों ही इतना हंसते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ऐसे काटक की एक और विश पूरी हो जाती है और फिर वो उस बकेट लिस्ट को बाहर निकालता है जिसे उसने गली से उठाकर टेप से जोड़ा है और उसे CR ऑस कर देता है। फिर वो ये लिस्ट एडवर्ड को देता है और उसे इसे कंटिन्यू करने की रिक्वेस्ट करता है। जबकि कार्टर को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है, तब एडवर्ड उसका लेटर पढ़ता है जहां कार्टर अपने किए के लिए माफी मांगता है, लेकिन यह भी लिखता है कि वो ऐसा फिर से करेगा और उसे ट्रिप के लिए थैंक यू भी बोलता है, क्योंकि इस ट्रिप ने उसे एक अलग ही इंसान बना दिया और इससे उसकी खाली लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट भर दिया। इसे पढ़कर एडवर्ड को एमिली से मिलने जाने की हिम्मत आ जाती है और वो उसके घर जाता है। एमिली भी उसका खुशी से वेलकम करती है और दोनों काफी देर तक इमोशनल होकर बातें करते हैं और फिर वो उसे उसकी ग्रैंडडॉटर से मिलवाती है। एडवर्ड उसे गले लगाता है और उसे गाल पर किस करता है, जिससे उसकी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को किस करना वाली विश पूरी हो जाती है। अफसोस इस बात है कि सर्जरी के दौरान कार्टर की मौत हो जाती है। एडवर्ड उसके फ्यूनरल के दौरान एक स्पीच देते हुए कहता है कि कार्टर के जीवन के अंतिम 3 महीने एडवर्ड के जीवन के सबसे अच्छे महीने थे। वो मानता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उसे बहुत याद करता है और उसे खुशी है कि वो उसके जीवन में कुछ खुशी ला सका, जिससे उसकी दूसरी विश, एक कंप्लीट स्ट्रेंजर की मदद करना, कंप्लीट हो जाती है। और इसके कुछ महीने बाद एडवर्ड की मौत हो जाती है और इससे हम कहानी की शुरुआत में वापस आ जाते हैं और वो हिमालय पर चढ़ने वाला मिस्टीरियस इंसान थॉमस है, जो एडवर्ड की राख को कार्टर की राख के पास रखने के लिए उसे एक कैन में लाया है। फिर वो इस लिस्ट में से किसी मैजेस्टिक चीज का विटनेस बनना, इस विश को कैंसिल करता है जो आखिरी विश थी, इसलिए वो जाने से पहले उस बकेट लिस्ट को भी दोनों कैंस के बीच चिपका देता है। माउंटेन पर दफन होना कानून के खिलाफ है, इसलिए एडवर्ड अपने रेस्टिंग प्लेस को लेकर शायद बहुत खुश होगा। हमें कमेंट बॉक्स में अपनी बकेट लिस्ट के बारे में बताना न भूले और इस फिल्म और आपके ख्याल भी हमें जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।